तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत कोरस में थोड़ा सा बचने से बोलिएगा, सॉरी बोलने से बचिएगा। हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, सारे केसेस को, सभी चीज़ों को। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में आएंगी और आपको उनको बहुत प्रॉपर तरीके से क्या करना है, हैंडल। तो सबसे पहले स्टार लगा के लिख दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, स्टार लगा के लिखिएगा, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डिफरेंट। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डिफरेंट that's why they are separated with each other by fractional distillation. That's why they are separated with each other by fractional distillation. लिख दिया इतना? That's why they are separated with each other by fractional distillation. ठीक है, इधर देखें बच्चों और बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक नया सा शब्द आया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप 11th में हैं, इसलिए अभी आपने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस नाम की यूनिट नहीं पढ़ी है, आगे होने का है, वहां पर आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। आज मैं अभी इतनी बातें बता देता हूं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए सपोज करिए कि हमारे पास एक राउंड बॉटम का कंटेनर है। क्या है? एक ओके, इसमें मान लीजिए दो लिक्विड मौजूद हैं, एक है X और दूसरा क्या है, Y। ठीक है, अब इन दोनों लिक्विड का मान लो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। सपोज करो कि बॉइलिंग पॉइंट जो X का है, किसका? सपोज इट इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट Y का है, सपोज इट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब X का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, Y से ज्यादा। ये राउंड बॉटम का फ्लास्क है, ये ऊपर ऐसे होगा कुछ, बोलो। यहां पे क्या होता है, एक इन्वर्टेड थर्मामीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इन्वर्टेड थर्मामीटर। और यहां से इसको एक आउटलेट के थ्रू सेपरेट करते हैं और यहां पर कंडेंसर लगा देते हैं। कंडेंसर का क्या काम होता है? गैस वेपर को कंडेंस कर देता है। क्या कर देता है? वेपर को कंडेंस कर देता है। और यहाँ पे एक एग्जिट रहता है और यहाँ इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब जरा समझना, प्रोसेस को जरा समझना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है दो लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड व्हिच इज मिक्स्ड विद ईच अदर। अब देखो, मान लो कि मैंने इसको नीचे से क्या देना शुरू कर दिया, हीट देना शुरू कर दिया। अगर हीट देना शुरू कर दिया बच्चों, तो जिसका टेम्परेचर कम है, उसके जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसका वेपर जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जल्दी से उबलने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं रखता है? और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो देरी से उबलने की टेंडेंसी, यानी ज्यादा हीट पाने पर उबलने का टेंडेंसी रखता है। तो जो कम हीट पर उबलने की टेंडेंसी रखता है उसके वेपर जल्दी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो जैसे ही नीचे से क्या सप्लाई की जाएगी, तो सबसे पहले वेपर किसके बनेंगे? वाई के। वाई का वेपर यहां से जाएगा, यहां से अलग होगा, यहाँ कंडेंसर है, वेपर जैसे कंडेंसर में से गुजरेगा तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। यहाँ से टप 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 टपक जाएगा, और जब टप 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 टपक जाएगा तो लेके उसको चले जाना। बोलो हाँ। अब देखना, तुम ये सोच सकते हो कि सर जरा देखिए कि जैसे ही, क्या बोला? जैसे ही इस थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ, इसका मतलब कि अब वाई नहीं एक्स आ रहा है।
ये बात फिर से ध्यान से सुनना, हमने इसको हीट किया तो y के क्या बने, वेपर। क्यों बने y के वेपर, क्योंकि y का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। बोलो हाँ। अब जब यहां से y जाएगा कंडेंसर में कंडेंस होगा तो यहां पे हम उसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो लगातार y x में से क्या होता रहेगा, सेपरेट। कितना परसेंट, 100%। जैसे ही इस थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, इसका मतलब अब नीचे से y नहीं x आ रहा है। बोलो हाँ। तुरंत मैं इस कंटेनर को लेकर अलग चला जाऊंगा, क्योंकि पीछे से अब कौन आ रहा है, x। मुझे y को x में से सेपरेट करना है। इसी प्रोसेस को 3-4 बार रिपीट करेंगे तो लगभग प्योर y मिल जाएगा कि नहीं। पता नहीं समझा कि नहीं समझा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसी भी दो मिक्स्ड लिक्विड को एक दूसरे से क्या करना, सेपरेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड विथ ईच अदर थ्रू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या आपको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब जरा सरकार समझिएगा, कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में आपके वेक्टर पढ़ाया गया, अभिनव सर ने वेक्टर पढ़ाया? कोई बात नहीं, आप इतना तो 10वीं के नॉलेज के बिहाफ पे जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, इतना बहुत है। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा डायपोल मोमेंट। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर के तौर पे ये व्यवस्था प्रेजेंट है, देखिए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये है, तो भाई प्रियांशु इसको बोलेंगे सिस, सिस बोलेंगे इसको। अच्छा, तुम तो कह रहे थे हाँ सिस, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस, और इसको क्या बोलेंगे, सिस। ठीक है, यहाँ पर आमने सामने ग्रुप मौजूद है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, ट्रांस। इसमें बगल बगल मौजूद है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, सिस। अब जरा गौर पूर्वक सुनना बातों को और बहुत लॉजिकल तरीके से जवाब देना, ठीक है। डायपोल मोमेंट को लिखने का तरीका समझ लीजिए, एक एरो से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, एरो का पिछला हिस्सा उधर होगा जहां पर क्या होगा, एरो का पिछला हिस्सा उधर होगा जहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद हो। कौन मौजूद हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अगला हिस्सा उधर होगा जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। तो इस एरो को लिखने का एक लॉजिक है, पिछला हिस्सा किधर लिखा जाएगा, जहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगला हिस्सा कहां लिखा जाएगा, जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, दिस कार्बन इज हाइब्रिडाइज्ड एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3 एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन तो सबको आता है ना, बॉन्डिंग में पढ़ाया है ना, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, यानी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है। तो इस एरो को ऐसे बना देंगे, एनी प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अगर देखिए इधर इन दोनों में भी इस एरो को ऐसे बना देंगे, देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ मुंह है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ इसका पिछला हिस्सा है। बोलो हाँ, पक्का, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, हाँ या ना, देखो ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी, तो कम से ज्यादा की तरफ बनाना है। इसका क्या है, इसका क्या है, ठीक है। अब जरा देखिए ये दोनों जब लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पे कट करेंगे कि नहीं। मान लो ये दोनों क्या है, ये भी डायपोल मोमेंट को बता रहा है, ये भी डायपोल मोमेंट बता रहा है, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। पक्का, ये जरा देखो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर दे रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। क्या होगी, वो वैल्यू निकालना आपको फिजिक्स में सिखाएंगे। जब भी कोई दो वेक्टर, क्या बोला, एक दूसरे से थीटा डिग्री एंगल पर वर्क कर रहा हो, तो जो उसका रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट मतलब समझते हो, पक्का,
जैसे मैंने आज तुमसे दोपहर में 20 रुपए छीने और शाम को 80 रुपीज, तो टोटल रिजल्टेंट मनी कितना लिया मैंने तुमसे? 100। समझे कि नहीं समझे? कितना परसेंट? 100%। मान लो ओम भाई मुझसे 3-5 करने लगे, मैं इनको एक कंटाप इधर से और एक कंटाप इधर से लगाऊं, तो इनका मुंह रिजल्टेंटली कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो हाँ। और अगर एक हाथ से लगाऊं तो इधर और एक हाथ से लगाऊं तो इधर। मानते हो कि नहीं? रिजल्टेंट का मतलब है व्हाट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एनीथिंग। नहीं समझा? ठीक है। जैसे मान लो इनने मुझसे झगड़ा किया, इनको गलतफहमी हो गई थी कि मैं सर से जीत लूंगा, बोलो, तो इनने मुझसे मारपीट कर ली। मान लो इनमें हिम्मत आ गई इतनी, वैसे आ तो नहीं पाएगी मुझे लगता नहीं, अगर मान लो आ गई, मैंने इनको दिया 100 घूसा और इनने मुझे दिया 1 घूसा, बोलो, तो रिजल्टेंटली क्या बताएंगे अपने घर की? मैंने सर को 1 घूसा दिया। घर जाके बताएंगे खैर सर ने मेरे को 99 घूसा प्रसाद में दिया, बोलो। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है? सारी बातों का सिर्फ इतना मतलब है कंबाइंड इफेक्ट। क्या है? ठीक है। तो रिजल्टेंट वैल्यू होती है अंडर रूट μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। बोलो हाँ। हमें केमिस्ट्री में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। अब जरा देखिए, यहां पर म्यू कुछ आएगा, इसका मतलब म्यू 0 नहीं है, और यहां पर म्यू 0 होगा। तो सरकार मेरे जहां पर म्यू 0 नहीं होगा वहां डायपोल मोमेंट कुछ होगा कि नहीं? और जहां पर 0 हो जाएगा वहां डायपोल मोमेंट कुछ नहीं। यानी कि जो म्यू है, म्यू मींस डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो सिस का है वो ज्यादा है किससे? ट्रांस से। बोलो हाँ। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होगी, तुमको थोड़ा अकल लगाना पड़ेगा। भगवान ने सबको अकल दिया है, पक्का ना? कोई ऐसे तो नहीं है जो ना कह रहा हो, अरे सर वो सर मैं रह गई थी पिछली लाइन में जब अकल बैठ रही थी, तो सब अगली लाइन में थे ना। ठीक है। तो देखिए हम दिमाग से काम करेंगे। दिमाग क्या कहता है? C डबल बॉन्ड C CH3 HCl। बोलो हाँ। मान लीजिए एक दूसरा मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C H और यहां पे क्या मौजूद है? CH3 है और यहां पे क्या है? Cl। तो हम यहां H और H से सिस ट्रांस डिसाइड करेंगे कि नहीं? तो बताओ भाई अनुषा, यहां पर दोनों H कैसे है सरकार? मेरे आमने सामने। अगर मेरे शेर यहाँ आमने सामने है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। कौन सा हो गया? और अगर इन दोनों हाइड्रोजन को देखो, दोनों एक तरफ है कि नहीं नीचे की तरफ, ये कौन सा फॉर्म हो गया? अब मुझे इनका डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? तो डायपोल मोमेंट अगर कंपेयर करना है तो जरा देखो, ये CH3 से एरो नीचे की तरफ ले गया। क्यों ले गया? एक एक करके, रुको कोरस में मत बोलो। चलो भाई अंकिता खर्चे खड़ी हो जाओ। क्यों मैंने इसको नीचे की तरफ बनाया? वेरी गुड। ये कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। कैसे जाना आपने? वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन से जाना। थियरी क्या कहती है कि जहां पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा वहां पर मेरे सरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला कदम हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखो, कार्बन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है। हैलोजन ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। बोलो हाँ। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटती है। बोलो हाँ। अपने पीरियड में काफी छोटे, सबसे छोटे होते हैं। बोलो हाँ। अगर सबसे छोटे होते हैं तो साइज छोटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है भैया वो कार्बन चाहे sp2 हाइब्रिडाइज क्यों ना हो उससे भी क्या होती है? ज्यादा। तो ये एरो ऐसे बनाना पड़ेगा कि नहीं? कितना परसेंट? हाँ। इधर देखिए, इसको तुमने कैसे बना दिया? ऐसे। और इसको कैसे बना दिया? ऐसे। पक्का ना? तो जरा देखो, यहां पर दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बढ़ जाएगा कि नहीं? पक्का ना? कितना परसेंट? जैसे 19 लोग निकल के बाहर आओ। मान लो कि ये कुर्सी है। अब इस कुर्सी को हम दोनों लोग धकेलना चाहते हैं। इधर आइए। अवनीश बाबू ने इस कुर्सी को ताकत लगाया आगे की तरफ और मैंने अवनीश बाबू पे लगा दिया। अब ये कुर्सी फटाफट आगे चली जाएगी कि नहीं? क्योंकि दोनों लोगों की ताकत अब एक दूसरे का क्या कर रही है?
सपोर्ट कर। अब जरा इसी कुर्सी को अगर अवनीश बाबू उधर लेके जाना चाहें और मैं उधर लेके जाना चाहूं तो ये कुर्सी क्या जाएगी? जिसकी ताकत, और बट ऑब्वियस है कि ताकत किसकी ज्यादा है? अवनीश की। अवनीश ये बोलो पक्का ना? अरे भाई इनको हल्के में डालो, ये मानसिक रूप से ताकतवर आदमी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई फोर्स या कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में वर्क कर रही हो तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? ज्यादा। फील फ्री, ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो बताओ कि यहां पर जो डायपोल मोमेंट होगा यानी म्यू ट्रांस, वो दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। और यहां पर जो डायपोल मोमेंट है देखो, इनके बीच में कुछ एंगल है कि नहीं? इसका डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है और इसका देखो ऐसे ऊपर की तरफ। इनके बीच में कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ 100%। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं तब उनका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, या जब उनके बीच एंगल है तब ज्यादा होगा? पक्का ना? cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और cos थीटा अगर 0 हो गया तो ओवरऑल वैल्यू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना? तो मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा उस केस में? कितना परसेंट? हाँ 100%। तो यहाँ जो म्यू ट्रांस होगा अवनीश बाबू और यहाँ जो म्यू सिस होगा, दोनों में कौन ज्यादा होगा? म्यू ट्रांस। तो देखो इस एग्जाम्पल को क्यों लिया मैंने? पिछले क्वेश्चन में किसका म्यू ज्यादा था और इस बार किसका आ गया? तो कभी भी ऐसी बैठ जाइए, फोकट की थियरी अपने दिमाग में नहीं रखनी है, क्योंकि नीट वाले यही गलती करते हैं। उनको क्या लगता है कि ट्रांस का हमेशा सिस से क्या होता है? म्यू कम। नथिंग इज लाइक दैट। ट्रांस का सिस से कम भी हो सकता है और ट्रांस का सिस से ज्यादा भी हो सकता है। सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं कि कंडीशन कैसा है, डायपोल मोमेंट जो हम निकाल रहे हैं उसकी स्थिति कैसी है। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरी चीज जान लो। पूछो क्या? पोलर मॉलिक्यूल पहचानने का धरती पर वास्तविक तरीका एक ही है, जिसका म्यू 0 होगा। क्या बोला? वो हमेशा नॉन पोलर होगा। क्या होगा? और जिसका म्यू 0 नहीं होगा वो हमेशा क्या होगा? पोलर होगा। ये बात हमेशा आप जानते रहिए। जिसका भी म्यू क्या हो जाएगा? 0, वो सभी स्पीसीज क्या है? नॉन पोलर। और जिनका म्यू 0 नहीं है वो क्या है? तो हमने एक चीज बताई। क्या बताई? डायपोल मोमेंट। उम्मीद करता हूं कि मेरे सरकारों को समझ में आया होगा। क्या किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन भी है क्या? एनीवन? ठीक है, फट से पलक झपक। हाँ बोलो जरीन। म्यू नेगेटिव कैसे आएगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रही हो। मैग्नीट्यूड इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमें केवल कंपेयर करना है। ठीक है, वैसे मैं जानता हूं बट आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा वेक्टर में। हमें सिर्फ ये बताना है किसका कम होगा और किसका ज्यादा होगा। नोट कर लीजिए फट से। लिखने का काम थोड़ा तेजी से करिएगा। लिख दिया इतना। रफ्तार बढ़ाइए। H से क्यों कंपेयर नहीं किया? किसको? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह है C और H के बीच में। H से कर लो, कैसे करोगे आएगा तो वही ना, आंसर तो वही आएगा। अगर H से कर दोगे तो यहाँ देखो H का कैंसिल हो जाएगा। देखो ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। ये भी क्या कर देंगे? कैंसिल। हाँ तो ये नॉर्मल कार्बन नहीं है ना, ये क्या है?
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हो गया? तो म्यू सिस का ज्यादा है किससे म्यू? ये भ्रांति ना पैदा होने पाए, ये मिसकंसेप्शन दिमाग में ना पैदा होने पाए कि हमेशा सिस का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो ज्यादा होता है किससे? ट्रांस से। इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बदल के लिया है, उसको नोट किया। लिखने का काम तेजी से करिए बेटा, जितना तेजी से लिखेंगे उतना जल्दी काम होगा। ओम भाई अरबी और भाषा का इस्तेमाल करते हो क्या? इंग्लिश ही है ना ये, थोड़ा सुंदर लिखो भाई। सुंदर चीजें तुम्हें कम पसंद है? पक्का ना? फोन तो इतना महंगा लेके घूमते हो। त्याग कर दिया फोन। त्याग कर दिए फोन का? अभी अभी थोड़ी देर पहले चला के 4-5 दिन पहले। चलो सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए कहा जा सकता है। हो गया? Means we can say that in all cases it is not necessary that the dipole moment of what form? Cis form is greater than the dipole moment of trans form. It depends on the type of question. बोलो हाँ? हो गया? ठीक है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? डायपोल मोमेंट। अगला हेडिंग डाल दीजिए बॉइलिंग पॉइंट। कर क्या रहे हो तो मालूम है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो सेम नहीं होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई तुमसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो अभी 11th में तो तुम ये कह दोगे कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल हो जाए वही बॉइलिंग पॉइंट है। ये कहना थोड़ा अच्छा डेफिनेशन, पान की दुकान वाला डेफिनेशन है, साइंस की क्लास वाला डेफिनेशन नहीं है। अभी काम चल जाएगा, लेकिन जब 12वीं में आओगे और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो वहां काम नहीं चलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अभी तो चलो इससे चल जाएगा कि वह टेम्परेचर जिस पे कोई चीज बॉयल हो जाता है, लेकिन ये बात परफेक्ट नहीं है। एक्चुअल डेफिनेशन है कि दैट टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू दैट इज कॉल्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, चलो देखो सरकार, अगला हमने हेडिंग डाला कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दूसरी चीज बॉइलिंग। साथ लिखिए, अगर हम लोग पढ़ते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होता है समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, क्या है? कोई मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है, तो उसमें ढेर सारे उसके क्या मौजूद होंगे? मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। अगर मैं किसी भी दो मॉलिक्यूल को अलग लेकर के स्टडी करूं तो जो बिहेवियर, जो घटना दो मॉलिक्यूल के साथ हो रही होगी वही ही घटना बाकियों के साथ भी हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, सपोज करो कि आप चावल खरीदने जाते हो। क्या खरीदने जाते हो? तो थोड़ा सा चावल हाथ में लेकर के उसकी क्वालिटी चेक करते हो या पूरा सर घुसा देते हो चावल की बोरी में? थोड़ा सा चावल से उसकी क्वालिटी के बारे में क्या लग जाता है? अंदाजा लग जाता है। मानते कि नहीं मानते? तो मैं इसके दो लिक्विड के दो मॉलिक्यूलों को अलग कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं?
जब ये बॉयल होते हैं तो ये दूर भड़बड़ 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 उबलते हैं कि नहीं उबलते हैं? और उनमें क्या होता है, बहुत अच्छे से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है कि नहीं? या मैं और अच्छे से बोलूं तो मूवमेंट होता है कि नहीं होता है मॉलिक्यूल में? तो जब दो मॉलिक्यूल खूब ताकत से बंधे होंगे तो क्या उनके बीच आसानी से मूवमेंट पॉसिबल है? नहीं। अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कम ताकत से बंधे होंगे तो उनके बीच में मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं? कितना परसेंट? हाँ, 100%। कितना? 100%। तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, कौन सी चीज? बॉइलिंग पॉइंट, ये सीधे प्रोपोर्शनल होती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर। मानते हो कि नहीं मानते हो? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स तीन तरह से डिसाइड करने रहेंगे। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, एक पोलैरिटी के थ्रू। किसके थ्रू? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? और तीसरा मोलर मास के थ्रू। किसके थ्रू? मोलर मास के थ्रू। वैन डर वाल्स फोर्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है। तो ये तीन चीजें हैं जो मुख्य रूप से क्या डिसाइड करती हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये तीनों चीजें जिम्मेदार हैं किसके लिए? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। किसी लिक्विड के दो मॉलिक्यूलों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, और जितना कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। मानते हो नहीं मानते हो? भाई अगर ताकत से कोई चीज आपस में जुड़ी है तो उनमें मूवमेंट कर पाना कठिन है कि नहीं है? और अगर कमजोर ताकत से कोई दो चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो उनमें मूवमेंट कर पाना आसान है। एग्री की एंग्री? ठीक है। तो देखें सरकार, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूं यहां बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जरा देखिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, खूब ध्यान से देख रहे हो, बोलो। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिस। पक्का? ठीक है। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, देखिए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर हम यहाँ पर डायपोल मोमेंट देखें तो इसका म्यू कितना आया था? 0। और इसका म्यू क्या आया था पता नहीं, लेकिन 0 नहीं था। आवर टारगेट इज नॉट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ म्यू। बोलो हाँ। दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। देखो अब यानी कि इसका म्यू क्या हो गया? अगर मैं इसको म्यू सिस के लिए C लिख दूं, बोलो हाँ। और इसको म्यू ट्रांस के लिए T लिख दूं, तो म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। पक्का ना? यानी ये कैसा हो गया? नॉन पोलर। कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के बीच कैसा फोर्स लगता है? कैसा बे? वैन डर वाल फोर्स। जहां कोई नहीं वहां कौन? और पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? डाइपोल। डाइपोल फोर्सेस। क्या लगता है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। स्टेट ऑफ मैटर सिलेबस से बाहर हो गया? बोलो। फिर भी जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है उतना तुम्हें पढ़ना है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि तुम्हें मैंने डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल और उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हैं, अच्छे से पढ़ाई हैं। उनको थोड़ा रिकॉल कर लिया करिए एक आध बार। तो सरकार मेरे, अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसके दो मॉलिक्यूलों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? कौन सा? और ये कैसा है? इसके बीच क्या वर्क कर रहा है? Which one is more effective? पक्का ना? तो डायपोल डायपोल फोर्स की ताकत, कौन से फोर्स की ताकत? डायपोल फोर्स की ताकत ज्यादा होती है किससे? वैन डर वाल्स। इसका मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या है? किसका? सिस फॉर्म का। किसका? सिस फॉर्म का। वो ज्यादा होगा किससे? ट्रांसफॉर्म से। पक्का? नहीं समझा? समझा। अच्छे से कन्विंस हुए? बट ये बात हमेशा सच हो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ H लगा दिया। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या लगा दिया? CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ H और यहाँ H। तो यहाँ जरा दहाड़ दीजिए। अगर मैं डायपोल मोमेंट का सिंबल दूं तो ऐसे देना पड़ेगा, इधर दूं तो ऐसे देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर दे दे बच्चों
तो ऐसे, और इसका कैसे देना पड़ेगा? तो दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पे वर्क कर रहे हैं। तो इस लाइन को आगे बढ़ाओ, देखो आगे बढ़ाओगे ऐसे आएगी, इसको पीछे बढ़ाओ ऐसे आएगी, तो इनके बीच कुछ थीटा डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। वो कितना होगा दैट इज अनदर थिंग, लेकिन कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा? अगर कुछ एंगल होगा तो इतना नहीं होगा ना। समझा कि नहीं? समझला था? तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि म्यू व्हाट, म्यू सेस और म्यू ट्रांस में म्यू ट्रांस ज्यादा है। म्यू, तो जिसका म्यू ज्यादा उसमें पोलैरिटी ज्यादा, जिसमें पोलैरिटी ज्यादा उसमें जो फोर्स लगेगा दो मॉलिक्यूलों के बीच वो क्या होगा? ज्यादा। एग्री कि एंग्री? देखो देखो देखो, म्यू ज्यादा तो पोलैरिटी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉइलिंग पॉइंट, जहां अट्रैक्शन, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? जहां दो लोगों के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उनको तोड़ना उतना पक्का ना। तो जब दो मॉलिक्यूलों के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको बॉयल करना उतना मुश्किल होगा। नहीं समझा? तो इसको अगर मैं A मान दूं और इसको अगर मैं B मान दूं तो म्यू किसका ज्यादा आया है? ट्रांस का। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? ट्रांस का। किससे ज्यादा हो जाएगा? पक्का ना? तो सिस हमारा ये है और ट्रांस हमारा वो था। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा ये हमेशा रटना मत, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन देख के बच्चा रटता है। क्या रटता है? कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस शुड बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ द अरेंजमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बोलो हाँ। नहीं समझा? अच्छे से? कितना अच्छे से? ठीक है, नोट कर लीजिए। जय बेटा नोट कर लीजिए फटाफट। अमन सर बैठिए प्लीज। चेयर दूसरी ले आऊं? पक्का? आप लोगों को अमन सर का धन्यवाद देना चाहिए कि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो जा रही है। और धन्यवाद मुंह से नहीं दिया जाता, कम से कम ले आओ एक लिफाफा, हजार रुपए उस लिफाफे में हो, और नाम मत लिखना अपना, जिससे ये ना पता लगे कौन सा लिफाफा किसका है। और बच्चों पैसों को हम लोग हाथ नहीं लगाते, बोरी रखी है बस जाके उसमें डाल दो जो डालना हो। अरे वैसे जैसे बाहर और बाहर जैसे तुम लोग मजाक करते हो, एक ये वो मौली बैच का स्टूडेंट था, वो शुरू में आया तो नीट करने, तो मजाक में लोग बार करते थे। तो एक बार टीचर्स डे पे आया मेरे लिए और सही में गिफ्ट करने के लिए अल्कोहल लेके आया हुआ था। तो मुझे बुलाता, कहता सर वो मैंने आपके लिए कुछ ले आया है। तो हमने कहा क्या ले आया हो भाई? मुझे लगा केक वेक लेके आया होगा। उसने कहा सर वो बॉटल है। हम कहे बे साले भाग जाए यहाँ से। क्या नाम था उसका? साहिल उसका सरनेम नहीं याद। स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए अपने टीचर को क्या गिफ्ट देना है। सत्यव्रत पान लिख दिए? ज्ञान भाई लिख दिए?
शाबाश। चलो उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने लिख दिया होगा। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। सॉल्युबिलिटी जानते हैं? सॉल्युबिलिटी किसी चीज में घुल जाना। बोलो हाँ। तो थोड़ा माहौल बना देता हूँ पहले। इतना नोट कर लिया आपने? इसके आगे भी कुछ है क्या? ठीक है, लिहा लौकर लिहा। तुम्ही ह्या क्वेश्चन आपले नोट वर लवकर लिहा। सही बोला? गलत बोला? हा क्वेश्चन, तुम्ही हा क्वेश्चन, हा प्रश्न आपले नोट्स वर लवकर लिहा। आजकल पूरी ताकत लगा के मराठी सीखी जा रही है। मराठी में अब टाइम लगेगा यार, धीरे 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 आएगा। हो गया बच्चों? ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बड़ा अच्छा किया आपने, जल्दी लिख दिया। लिख दिया ना? लावण्या जल्दी करो भाई। चलो नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करेंगे बच्चों? सॉल्युबिलिटी समझने के लिए थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। देखिए, आपको एक बात समझ के रखनी है, सॉल्युबिलिटी बहुत टॉप की चीज है। इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने कहाँ सिखा रखी है? केमिकल बॉन्डिंग, बहुत डेप्थ में पढ़ा है। ऑर्गेनिक में इसको कैसे अप्रोच करना है जरा मैं सिखाता हूँ। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुल जाना। बोलो। और इसके लिए एक लाइन हमेशा याद रखना जो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आप किसके साथ घुल मिल पाते हो? जिसका कुछ कैरेक्टर आप जैसा होता है। मानते कि नहीं मानते हैं? आप उसके साथ कभी भी अच्छे से कंफर्टेबल नहीं हो पाते जिसके गुण आपसे क्या होते हैं? अलग होते हैं। जिसका कैरेक्टर आपसे क्या होता है? डिफरेंट। बोलो। अब मान लो आदित्य भाई को चाय पीना है और अर्जुन भाई को भी चाय पीना है, तो कैरेक्टर सेम हो गया। घुले मिले रहेंगे, एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे। अब मान लो आदित्य भाई को चाय पीना है और अर्जुन भाई को मान लो कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो दोनों लोगों का क्या हो गया? कैरेक्टर डिफरेंट। अब इनका साथ रह पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा कि नहीं? सेम वही मॉलिक्यूल में भी एप्लीकेबल होता है। देखो, सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक पोलर, एक नॉन पोलर। पोलर वो है जिसका म्यू जीरो नहीं है, और नॉन पोलर वो है जिसका म्यू समझा या नहीं समझा? तो देखो, अब जरा देखना, अगर मैं बात करता हूं पानी का, किसका बात करता हूं? तो H2O का शकल ऐसा होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। क्या बोला? देखिए, ये ऐसे समझा भी जा सकता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो बना दो, और लोन पेयर का डायपोल मोमेंट जिधर बड़ा लूप होता है उधर होता है। ये चारों ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो इसका म्यू नेट जो होगा वो कितना आएगा ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानना है कि वो जीरो जो इसको क्या प्रूफ करता है? पोलर सॉल्वेंट। क्या प्रूफ करता है इसको? पोलर सॉल्वेंट बनाता है इसको। क्या बनाता है? अब जरा देख लीजिए, मान लीजिए
हमारे पास यही मॉलिक्यूल है, CH3 है, C है, H है, डबल बॉन्ड है, CH3 है, H है, ये क्या हो गया? सिस। तो ये म्यू सिस है। क्या आ गया इसका? अगर इसी के बगल में मैं इसका ट्रांसफॉर्म बना दूं, क्या बना दूं? CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये H है और ये क्या है? ये H है। इसका म्यू ट्रांस लिख दिया मैंने। कौन ज्यादा होगा? म्यू सिस ज्यादा होगा म्यू। तो किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी? और वैसे इसकी तो पोलैरिटी 0 होगी ना, तो ये ज्यादा पोलर होगा ना। कितना परसेंट? पक्का? तो पोलैरिटी क्या बोला? मोलैरिटी मत बोल देना। पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? किससे? पोलैरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म से पोलैरिटी ज्यादा होगी तो किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा हुई? पोलर सॉल्वेंट में कौन घुलेगा? जो पोलर होगा। यानी अगर मैं सॉल्बिलिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, तो किसकी ज्यादा होगी? किससे ज्यादा होगी? मुस्कुरा दीजिए। पक्का? नोट कर लीजिए। हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं और उनको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ दिया हम लोगों ने? बॉइलिंग पॉइंट पढ़ दिया, डायपोल मोमेंट पढ़ दिया और सॉल्बिलिटी। हाँ बेटा बोलो जरीन। जी किसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? पानी के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। आपस में तो होगा ही होगा, लेकिन जब पानी में डालोगी तो पानी के साथ भी अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो सॉल्बिलिटी बढ़ गई नहीं बढ़ गई? पक्का? आपस के अट्रैक्शन से नहीं, पानी के साथ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा उसका? क्योंकि पानी भी पोलर है, वो भी पोलर है। तो पानी और इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो डायपोल डायपोल होगा। बट ये क्या है? नॉन पोलर, और पानी क्या है? पोलर। तो पानी और इसके बीच जो फोर्स होगा वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल लगेगा। तो डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल से ज्यादा मजबूत होते हैं कि नहीं? बोलो। बिना समझे हाँ मत कहना। कन्विंस हो? ठीक। सेम टाइम अगर हम लोग क्या करें, कंपेयर कर दें सॉल्बिलिटी, तो इसकी भी कर सकते हैं। क्यों भाई अनिश? C डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या है बेटा? CH3, यहाँ Cl लगा दो, यहाँ HH हो गया। C डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या लगा दिया? CH3, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया? HH। बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ 100%। ठीक है, तो यहाँ पर किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? किसका? ट्रांस का। तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी और उसकी सॉल्बिलिटी। तो यहाँ ये शॉर्ट में लिख दूं, सॉल्बिलिटी ऑफ ट्रांस फॉर्म शुड बी ग्रेटर देन द सॉल्बिलिटी ऑफ सिस फॉर्म। S सफिक्स में C लिखा है, इसका क्या मतलब हो गया? सिस। पानी में घुलने का मतलब है पानी के साथ कैसा अट्रैक्शन लगा रहा है। बाकी पीछे केमिकल बॉन्डिंग में आपको सॉल्बिलिटी बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाया था कि नहीं? 3 केसेस बताए थे। अगर एनायन कैटायन से बहुत बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में टॉप टू बॉटम यानी सॉल्बिलिटी कम होती है। हाँ बिल्कुल ना, कैटायन की साइज बढ़ेगी, साइज डिफरेंस कम हो जाता है। इसका ग्रुप 1 के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और ग्रुप 2 के ऑक्सिलेट एक्सेप्शन थे। दूसरा क्या था? जब R कैटायन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू R एनायन। पक्का ना? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सामने अगर सबसे बड़ा चैलेंज है कुछ तो वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट को समझ पाना। मेल्टिंग देखो,
साइंस क्या सभी बातों का जवाब दे सकता है? नहीं। जिस दिन साइंस सभी बातों का जवाब देगा तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघरों में क्या लग जाएंगे? ताले। और वहां साइंस की क्या रख दी जाएंगी? किताबें। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कोई और भी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। वो कोई किसी भी रूप में मान सकता है, फॉर्म, डिफॉर्म, बिना फॉर्म, कैसा भी माने। लेकिन इतना तो तुम मानते हो कि साइंस सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है लेकिन साइंस सब कुछ नहीं है। साइंस क्या उम्र को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्या साइंस जो है मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। गला काट दो, साइंस जोड़ देगा? नहीं जोड़ पाएगा। मानते हो कि नहीं? तो बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर साइंस फेल हो जाता है। कोरोना आ गया, बहुत हद तक साइंस फेल रहा कि नहीं रहा? नेचर के सामने साइंस बहुत छोटी सी चीज है। साइंस हमेशा नेचर को जानने की कोशिश करती है लेकिन कभी भी पूरी तरह से जान नहीं सकती। जान सकती भी नहीं, ना तो जान पाता है और ना ही जान सकता है। अधिकतम जानने की कोशिश करेगा, 100% बातों को कभी साइंस जान नहीं सकता। तो अगर कोई चीज केमिस्ट्री ना बता पाए तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। अब देखना, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसको केमिस्ट्री समझा नहीं पाती। मेल्टिंग पॉइंट बहुत इर्रेगुलर वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है? इर्रेगुलर वेरिएशन। ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, 100% कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो देखना, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि वह टेम्परेचर जिस पे कोई चीज पिघल जाए। आज के लिए ये डेफिनेशन ठीक है, आगे के लिए ये डेफिनेशन ठीक नहीं, और ये डेफिनेशन परफेक्ट सही नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट होता है कि दैट टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड is becomes equals to the vapor pressure of liquid and both are in equilibrium is known as melting point। वह टेम्परेचर जिस पर किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर उसके लिक्विड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर, और उस वक्त सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या हो? इक्विलिब्रियम, उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। बहुत डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12 में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है तो वहां की वहां देखेंगे। आज के लिए चलो तुम इतना ही मान के चलो कि वह टेम्परेचर पार्ट भाई जहां पर कोई चीज क्या हो जाती है? पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड का वेपर प्रेशर। सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे? बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात पूछा इन्होंने। मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने दुनिया को यह समझाया कि दुनिया के सभी तापमान पर वेपराइजेशन संभव है। -40 डिग्री पे भी वेपराइजेशन होता है, बस उसका एक्सटेंट क्या होता है? बहुत कम। तो कोई चीज सॉलिड है और उसको यह समझना कि उसमें वेपराइजेशन नहीं हो रहा है। अब लकड़ी में वेपराइजेशन नहीं होता है, समझे कि नहीं? चल, किसी लिक्विड का सॉलिड है और उसमें यह समझना कि वेपराइजेशन नहीं होता, अधूरा ज्ञान है। जब और बड़ी क्लासेस में जाओगे तो मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने यह बात बता रखा है कि दुनिया के सभी टेम्परेचर पर वेपराइजेशन पॉसिबल है। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर तभी हो सकता है जब सॉलिड क्या हो जाए? लिक्विड। बोलो हाँ। और सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है बहुत कम। देखो, अगर हम इर्रेगुलर वेरिएशन है मेल्टिंग पॉइंट में, जरा देखना, मेल्टिंग पॉइंट के लिए कुछ थ्योरी जो केमिस्ट्री बनाती है उसको समझना, जिसमें सिमेट्री ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने? जिसमें सिमेट्री ज्यादा होगी उसको अच्छे से पैक किया जा सकता है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? एक पूरा घर बन जाता है, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट एकदम एक जैसी होती है कि नहीं? इसलिए खूब अच्छे से क्या हो जाती है? पैकिंग। अब एक दीवार बनाओ जिसमें इतना बड़ा गोल सा एक पत्थर हो, फिर एक ईंट हो, फिर कुछ और हो, फिर कुछ और हो, सब अलग अलग शेप के, ये एक लात खींच के मारो, दीवार टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? क्योंकि एसिमेट्रिक चीजों का पैकिंग बेहतर तरीके से नहीं होता। सपोज करो मेरे पास कंकड़ है, कंकड़ जानते हो? देखे ही नहीं होगे तुम लोग, देखे हो? कंकड़ है, कंकड़ और गिट्टी में अंतर होता है। व्हाइट व्हाइट सा ऐसे खुखला खुखला रहता है, बोलो हाँ। ठीक है, तो देखो, अगर एक डब्बे में हम कंकड़ रख दें
और एक डब्बे में हम रेत भर दें तो किसमें बेहतर पैकिंग होगी? क्योंकि रेत में पार्टिकल साइज सबका यूनिफॉर्म एक जैसा है कि नहीं है? कंकड़ में आड़ा टेढ़ा उबड़ा खुबड़ा झुबड़ा लुबड़ा पता नहीं कैसा है कि नहीं है? तो पैकिंग उसकी बेहतर होती है जहां सिमेट्री ज्यादा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिमेट्री अगर कहीं अच्छे से हुई तो वहां पर पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा? पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा। और अगर किसी की पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा है आरुषि बेटा तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट भी सरकार मेरे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब जरा देखना, मान लीजिए मेरे सरकार के पास क्या है? ये है एक सिस, क्या है ये? सिस। और ये है एक ट्रांसफॉर्म। बोलो हाँ। तो किसमें सिमेट्री ज्यादा है? इसमें तुम्हें कुछ बोलना नहीं, मैं सिखाता हूं। देखो अगर मैं इसको ऐसे सीधा सीधा काट दूं, बोलो तो दो बराबर हिस्से मिलेंगे। कितना परसेंट? 100%। अगर मैं इसको ऐसा काटूं, बोलो तो यहां कार्बन कटा तो यहां हाइड्रोजन कट गया, सेम चीज नहीं कटी ना? बोलो अगर ऐसे काटूं तो भी यहां कार्बन कटा और यहां हाइड्रोजन। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो ऊपर 2 कार्बन और नीचे 2 यानी एक ही लाइन थी जो 2 बराबर पार्ट बना रही थी और वो लाइन थी ये। बाकी लाइनों में अगर काटेंगे तो ये भी 2 बराबर पार्ट बना रहा है, ऐसा नहीं है भाई यहाँ कार्बन कट गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आधा कार्बन हो जाएगा, यहाँ आधा हाइड्रोजन। लेकिन जरा यहाँ देखो, ऐसे काटो तो भी बिल्कुल इधर भी जो चीज इधर कट रही है वही चीज इधर भी कट रही है, हाँ या ना? और जो चीज इधर बच रही है वही चीज कितना परसेंट? 100%। ऐसे काटा तो भी जो चीज यहां कट रही है वही चीज और जो चीज यहां बच रही है वही चीज कितना परसेंट? 100%। और अगर ऐसे काटा तो भी बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ज्यादा सिमेट्री किसमें मौजूद है? ट्रांसफॉर्म में मौजूद है। और कम सिमेट्री किसमें मौजूद है? तो हम कह सकते हैं इसकी सिमेट्रिसिटी इसकी तुलना में क्या है? एग्री की एंग्री? पक्का ना? कितना परसेंट पक्का? 100%। पक्का? तो म्यू जो ट्रांस है इसकी सिमेट्री ज्यादा है किससे? म्यू सिस की सिमेट्री से। तो जिसकी सिमेट्री ज्यादा उसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा, जिसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट सिस। अर्जुन उपाध्याय के चेहरे पे कंफ्यूजन दिख रहा है और ठाकुर साहब के क्लास में किसी के चेहरे पे कंफ्यूजन नहीं दिखना चाहिए। सांगा सॉरी, ऐसा कह सकते हो कि मैंने हम म्यू मुझे नहीं लिखना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको अपन टी कर देते हैं, ठीक है? वो फ्लो में लिखा गया, अब ठीक है। ट्रांसफॉर्म की जो सिमेट्री है वो क्या है? सिस से ज्यादा। अरे एकदम ठंडे ना हो जाओ, क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म की जो सिमेट्री है, और अगर सिमेट्री ज्यादा हो गई तो आगे तुम बोल दो, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? पक्का? कितना परसेंट पक्का? लिख लो फट से। हरिओम। ओम भाऊ समजला का? माझी गोष्टी तुम्हाला समजला का? हाँ तो ट्रांस का हमेशा ही बढ़ा रहेगा ना? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का हमेशा ही ज्यादा रहेगा। यहाँ हमेशा लब शब्द यूज कर सकती हो। यहाँ रेगुलर है, हर जगह रेगुलर। जैसे डी ब्लॉक वगैरह मेल्टिंग पॉइंट पढ़ोगे तो साफ साफ ही रेगुलर वेरिएशन रहता है।
मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वैसे ट्रांसफर ज़्यादा हाँ, in case of symmetrical isomers the melting point of transform is always greater than the melting point of, and the reason behind that is what? Symmetricity. Greater is the symmetricity, greater is the packing efficiency. हो गया बाबूजी? जहां ज्यादा ऐसी लाइनें पॉसिबल हो जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांटती हो, वहां सिमेट्री ज्यादा होगी कि नहीं? ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग स्टेबिलिटी। अगली हेडिंग क्या डालोगे? स्टेबिलिटी। अगर बच्चों स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें सरकार? तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी एनर्जी, तो स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? और हमने तुम्हें पीछे की क्लासेस में सिखा रखा है, ये बात हमेशा पकड़ के रखे, जहां भी कहीं रिपल्शन लगेगा वो कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक, और वहां एनर्जी बढ़ती है। और जहां भी कहीं अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होता है? मतलब ऑलमोस्ट, और वहां पर एनर्जी क्या होती है? पक्का ना? ठीक है, तो अब देखिए भीम भाई जरा देखो, भीमा CH3HH, C डबल बॉन्ड C, CH3HH। जरीन शेख खड़ी हो जाओ जरा। तो यहां देखो, ये बल्कि ग्रुप दूर दूर है कि पास पास है भैया जी? दूर दूर है, तो इनके बीच रिपल्शन क्या लगेगा भाई? कार्बन है, हाइड्रोजन है, बॉन्ड पेयर है, उसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं? तो इनके और इनके बीच रिपल्शन कम होगा कि ज्यादा? क्योंकि इनके बीच दूरी क्या है? आवाज नहीं आई। ज्यादा। दूरी क्या है? ज्यादा, इसलिए रिपल्शन क्या होगा? कम। बस अब यहां जरा देखो, इनके और इनके बीच अगर हम देखें तो दूरी क्या है? तो रिपल्शन क्या होगा? तो जहां रिपल्शन ज्यादा वहां स्टेबिलिटी कम, और जहां रिपल्शन कम वहां स्टेबिलिटी, यानी कि ट्रांस की स्टेबिलिटी किसकी? ज्यादा होती है। किससे? सिस के स्टेबिलिटी। नोट कर दीजिए। हाँ कृष्ण, नहीं बोलो बेटा, दिख नहीं रहा है? चश्मा लगा लो, आगे आ जाओ। आजकल छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाए रहते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं ना चिप्स कुरकुरे। बैलेंस डाइट नहीं खाओगे बढ़िया से तो पार्थ भाई नोट्स बना रहे हो? अरे कैसे? पक्का ना?
लीला का फिर भी हम बोल सकते हैं कि हमेशा ऐसे ही होगा। हाँ बोल सकती हो, स्टेबिलिटी हमेशा यही रहेगी। जहां नहीं रहेगा वहां मैं छेड़ूंगा ना। हो गया इतना? ठीक है। अब सरकार देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले देते हैं। मान लीजिए कि गुप्ते जी, मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, PH CH डबल बॉन्ड CH PH, इसके 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। कितने आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं? एक है X और एक है Y। कहता है कि X का जो डायपोल मोमेंट है, क्या कहता है? X का जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है Y के डायपोल मोमेंट से। तो गिव द स्ट्रक्चर ऑफ X एंड Y। फटाक से नोट करो, गिव द स्ट्रक्चर। अब ये फ्लो चार्ट से क्वेश्चन समझ जाओगे। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ X एंड Y। चलो फटाक से सॉल्व करो, आपके पास है। चलो 1 मिनट दे देता। क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन क्या है? भाई क्वेश्चन ये लिखा है। हाँ, क्वेश्चन लिखने के बाद आपका समय शुरू हो जाएगा, लिख लीजिए। लिखने का काम तेज करो भाई, अगर सिलेबस जल्दी करना है। चलो भाई दर्शना, इकडे आ, इकडे आ लवकर। सॉल्व करा। वैसे इनके ऊपर गुरु आशीर्वाद है, कभी गलत नहीं करती हैं। अब देखो कैसे सॉल्व कर देंगी। बट ये बच्चे कुछ अद्भुत हैं, 4-5 इस क्लास में। मतलब इतने सालों के 10 साल के टीचिंग करियर में बहुत कम बार मौका मिला ऐसे ढंग के लोगों को पढ़ाने का। एक्स का म्यू ज्यादा है तो इसमें से किसका नाम एक्स रखोगी? म्यू ज्यादा है। सावधानी से, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसको एक्स बोलोगे। हाँ। भाई पीएच जब तुम शकल बनाओगी तो पीएच का कार्बन कैसा होगा? साइड हो जाओ, sp2 हाइब्रिडाइज होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोजन तो पीएच से तो कुछ चेक ही नहीं होगा। दोनों कार्बन की स्थिति एक जैसी है, तो सारी चीजें किससे चेक होंगी? हाइड्रोजन से। चेक करो, शाबाश, ठीक है, ठीक है। किसका म्यू ज्यादा है? हाँ, तो उसको बोलो ना एक्स। ठीक है, तालियां बजा दो इनके लिए। भाई जब इधर खड़े हो जाओ। जब दर्शना जी आप पीएच बनाएंगी, पीएच मतलब फिनाइल है ना, ऐसी स्थिति है ना सरकार मेरे, तो ये भी कार्बन आपका क्या हो गया? sp2 हाइब्रिड। तो यहाँ से तो फैसला हो ही नहीं सकता, फैसला कार्बन हाइड्रोजन से करना पड़ेगा कि नहीं? तो कार्बन हाइड्रोजन से फैसला करने पे पता लग गया, ये तो कैंसिल कर दे रहे हैं, इसका म्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका 0 नहीं होगा, जिसका 0 नहीं होगा उसके पास डायपोल मोमेंट है। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। बोलो हाँ, बस 1 नंबर।